हेलो दोस्तों। तो फिर आज हमारा नीट 2021 का पेपर आखिर हो ही गया ना। और उसके बाद में पता चला, पेपर देखने के बाद में पूरा जैसा सोचा था वैसे ही पेपर है। मतलब एनसीईआरटी बेस्ड, सीधी सीधी बात में बोले तो एनसीईआरटी बेस्ड रद्दी पेपर जिसको हम बोलते हैं। रद्दी तो नहीं बोलना चाहिए ना, जो लोग पढ़ते हैं उसको रद्दी लगता है, बाकी तो ठीक है, कोई नहीं। पेपर बहुत ईजी था। अगर ढंग से किया होगा, सोच समझ के किया होगा, कोई सिल्ला मिस्टेक नहीं की होगी, तो पूरे 45 क्वेश्चन सही होने के पूरे चांसेस है। बोटनी सेगमेंट से बात कर रही हूँ, बोटनी का जो पार्ट दिया उन्होंने उसमें पूरे 45 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं अपन। इसके आंसर की को डिस्कस करना है, और स्पेशली बॉटनी में हम कमांड कर रहे हैं, डिटेल में करेंगे। और अगर एनसीईआरटी से आप चेक करोगे तो हमको पता चलेगा एनसीईआरटी से देखने के बाद कि सीधे सीधे लाइन उठा के दी है, कोई क्वेश्चन को बहुत ज्यादा तगड़ा घुमाया नहीं है। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा भाई साहब। पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में पहुंच जाओ, नंबर का पूछा है, ग्रासलैंड में नंबर इकोसिस्टम इज अपराइट, सही बात है। नीचे सबसे पहले प्लांट आते हैं, उसके ऊपर जैसे मान लो खाने वाले जो भी हर्बीवोर्स है वो, फिर कार्निवोर जिनका नंबर धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब सीधा वाला पिरामिड इसमें हमको मिलता है, ये सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड, ये भी सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, ये गलत है भाई साहब, गलत है, गलत। और पूछा भी शायद आई थिंक वही है, नोट आंसर इज सी। अभी आगे और चेक कर लेते। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल सही बात है, कोई एक्सेप्शन केस नहीं होता एनर्जी के पिरामिड का, वहां पर हमेशा हमको अपराइट पिरामिड मिलता है। आगे चलते हैं, मतलब आंसर हमारा हो जाएगा इसका थर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोशियस। मोनोशियस मतलब सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर हो भाई साहब, सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन सेम 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 प्लांट पर। अभी सेम प्लांट पर है, ठीक है, सेम प्लांट्स पर कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिनमें सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर हो। साइकस सेरेसेनेलिस, जल्दी से जाओ, कहां पर सोचो जल्दी से। जिम्नोस्पर्म, भाई साहब जिम्नोस्पर्म में साइकस जो होता है वो डायशियस है, और पाइनस जो है वो मोनोशियस है। ठीक है, यहाँ पर वैसे भी मोनोशियस पूछा तो आंसर नहीं आएगा हमारा, पहला वाला गलत। कैरिका पपाया, पपाया ट्री भी हमारा डायशियस होता है। कारा मोनोशियस होता है, बेचारा कारा, बेचारा कारा ग्रीन एल्गी का मेंबर है ना, ग्रीन एल्गी का मेंबर होता है बेचारा कारा, आई थिंक वही है। और हाँ बिल्कुल सही है। और उसके बाद में ग्लोब्यूल और न्यूक्लियस इसके अंदर दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमारा आंसर जाएगा कारा। एक और लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, मार्केंशिया पोलीमोर्फा। भाई साहब ये क्या है? मार्केंशिया सोचो सोचो दुम तनाना करता है कब? जिंदगी में जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, लीवर वर्ड्स को पढ़ते हैं, तो वहां एनसीईआरटी दो फोटो देती है हमको, एक आर्कीगोनियोफोर लिखा हुआ है, एक एंथ्रिडियोफोर लिखा है, और वहां पर उटपटांग सा फ्लावर बना है, वो किसका है? वो भाई साहब मेल प्लांट है। और जो सुंदर सा फ्लावर बना है भाई साहब वो फीमेल प्लांट, इसलिए याद करना आसान था। मतलब हम अलग अलग प्लांट पर है, मतलब डायशियस कंडीशन, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर हमारा थर्ड। आगे चलते हैं। The first stable product of CO2 fixation in sorghum। पहली बात तो sorghum क्या होता है, हमने बोला मोनोकोट है। मोनोकोट को भगवान जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्र, तुम्हारे अंदर चलेगी C4 साइकिल और तुम फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाओगे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का, क्योंकि तुम्हारे पहले जो गए थे, मतलब C3 प्लांट्स है ना, डाइकोट्स पहले हैं, वो क्या करते हैं, वो C3 साइकिल के दौरान पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। तो सरगम मोनोकोट है, इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो मैंने पहले ही बता दिया है, क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। आगे चलते हैं। डायडल्फस स्टेमेन्स आर फाउंड इन। डायडल्फस कंडीशन क्या होती है भाई साहब? स्टेमेन, आदमी वाला आदमी की बात करेगा, स्टेमेन का दिमाग जब खराब हो जाए, थैलेमस के ऊपर ऐसे स्टेमेन लगे, स्टेमेन की पोजीशन, स्टेमेन जितने भी लगे हैं, नंबर ऑफ स्टेमेन्स होते हैं अलग अलग फैमिली में। अगर स्टेमेन्स का मन किया कि हम तो आज जुड़ कर रहेंगे, दोस्ती यारी निभाएंगे, एक बंच में हो मोनोडाल्फस, दो ग्रुप बन जाए डायडल्फस, बहुत सारे ग्रुप बन जाए तो पोलियोडाल्फस। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है डायडल्फस कंडीशन। डायडल्फस मतलब 9+1 का अरेंजमेंट, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो फैमिली फेबियसी आपको याद आ रही होगी। 9+1 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है भाई साहब, उसमें एक अकेला रहता है, एक अकेला रहता है। कौन अकेला है? ये रहा एक अकेला, है ना। अरेंजमेंट क्या रहेगा? 9+1 का अरेंजमेंट। फैमिली हमारी है फेबियसी। फेबियसी फैमिली के एग्जांपल आपको याद आ रहे होंगे, तो भाई साहब उसमें आती है हमारी पाइसम सेटाइवम, मेंडल ने जिसपे काम किया है, और इसका हमारा कॉमन नेम क्या होता है? हमने बोला मटर होता है, तो आंसर ढूंढ लो जहां मटर दिया है। ऑप्शन चेक करते हैं। चाइना रोज में होती है बेटा मोनोएडाल्फस कंडीशन, ठीक है। सिट्रस में होती है पॉलीडाल्फस कंडीशन, सब एनसीईआरटी ने एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, चाइना रोज नहीं हो सकता, सिट्रस भी नहीं हो सकता, आंसर इज फोर्थ। आगे देखते हैं। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पांस टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जैसे चेंज होता है, प्लांट्स भी अपने आप को चेंज करता है। और फेजेस, हाँ एनवायरनमेंट या फेज जो भी चेंज हो रहा है, ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। अपनी लाइफ के अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कोरिएंडर में
उसके अलावा रैनकुलस में एग्जांपल दिया है हमको, ये सब पढ़ने को मिलता है हमको पीजीएच प्लांट में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, भाई साहब प्लास्टिसिटी, सीधी लाइन उठा के वर्ड पूछा, डेफिनेशन पूछी यार बच्चों, मजाक वाली बात कर ली, डेफिनेशन पूछ ली, बताओ यार, है ना, नीट के स्टूडेंट से डेफिनेशन पूछ ली, जबकि इतना सिंपल पेपर लग रहा था, हद ही मच गई थी जिंदगी में, है ना। आगे चलो। हाँ, इस पेपर में एक सबसे बढ़िया बात ये मिली है, मैच द फॉलोइंग भर भर के दे दिए, मैच द फॉलोइंग भर भर के दे दिए, प्लस उसमें ये फायदा दे दिया कि अगर आपको एक भी आंसर आता है ना, तो आपका मतलब एक भी ऑप्शन अगर आप मैच करना जानते हो अच्छे से, 100% श्योर हो, तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। चलो चेक करते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या पता है, अगर ये जैसे नया लग रहा है ना, कहाँ से है भाई साहब, ये अपन पढ़ते हैं उधर प्लांट ब्रीडिंग में, है ना, 12th की बुक में आता है प्लांट ब्रीडिंग में, तो वहां पर ये मेरिस्टेम कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, माइक्रो प्रोपगेशन, टोमेटो को जानते हो आप, पोटैटो टोमेटो का फ्यूजन, फलाना ढिमकाना। लेकिन बच्चों को फिर भी एग्जैक्ट आंसर क्लिक नहीं होता है, तो हमको एक दो तो रट्टा हुआ है क्या, कि मेरिस्टेम कल्चर वो कल्चर होता है जब कोई प्लांट वायरस से अफेक्टेड हो गया हो, तो हम उसका मेरिस्टेम वाले पार्ट वाली सेल्स को लेकर नए प्लांट्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेम की सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है, तो वहां वायरस का अफेक्शन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इसका आंसर हमको सीधा सीधा पता है कि मेरिस्टेम कल्चर के लिए आंसर जाना चाहिए वायरस फ्री प्लांट। चेक करो, सी का फोर्थ कहीं दिया है, सी का फोर्थ ये दिया, मेरे हिसाब से आंसर ये जाना चाहिए, फिर भी दिल है कि मानता नहीं। चलो फिर से चेक करते हैं बाकी बचे हुए ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हमारे पास में प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन का आंसर एग्जांपल एनसीईआरटी हमको देती पोमैटो, तो मतलब ए का हो गया 2, ए का 2, ये सही जा रहा है। प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब हमको मालूम है कि भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं टोटीपोटेंसी की हेल्प से, जरा चेक कर ले हम, सॉरी प्लांट टिश्यू कल्चर में हम जरा चेक कर ले, इससे हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं किसकी हेल्प से, टोटीपोटेंसी या सोमा क्लोन्स, दो ही बचे हमारे पास में, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट आना चाहिए इसका टोटीपोटेंसी, जरा चेक कर ले हमारा आ रहा है क्या, मेरे हिसाब से क्या टोटीपोटेंसी, हमको एक पार्ट लेकर, प्लांट का एक पार्ट लेकर बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन में क्या आंसर आएगा, माइक्रो प्रोपगेशन मतलब प्लांट का एक पार्ट लेकर उसी के जैसे प्लांट बहुत सारे मल्टीपल कॉपी बनाना, सोमा क्लोन्स कहलाता है। मतलब आंसर डी का आंसर थर्ड, डी का आंसर थर्ड, डी का आंसर फर्स्ट, आंसर इज 3। आगे चलते हैं। इन द इक्वेशन जीपीपी, जीपीपी क्या है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन को माइनस करो तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है, जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होगी। भाई साहब हमको मालूम है ये, तो हमको ये बताओ, मैम ने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बोल दिया ये क्या है, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन मतलब प्लांट ने जो खाना बनाया वो जब सांस लेगा, तो हमको मालूम है जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज तोड़ते हैं, मतलब उसने जो एनर्जी बाइंड की थी उसने खुद ने यूज भी की, ठीक है, तो वो रेस्पिरेशन के दौरान उसने खत्म किए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन लॉस। बाकी चेक कर सकते हो, वहां कहीं से भी कहीं तक वो रिलेट नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट, गलत गलत पूछा है, गलत गलत। चलो देखते हैं। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियर पोर जगह देती है कि आओ जाओ, किसको, न्यूक्लियस में से प्रोटीन को बाहर जाना हो, आरएनए बना रहा है वो, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, उनको बाहर जाना हो, या बाहर से कोई चीज को अंदर आना हो, जगह कौन देता है, हमारे नानू नानू से बच्चे, कौन, न्यूक्लियर पोर। बिल्कुल सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है बच्चों। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स पॉजेस अ मैच्योर सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब कहाँ मिलती है, फ्लोएम का पार्ट है, फूड कंडक्शन में हेल्प करती है, लेकिन खुद नहीं करवा सकती, पड़ोसी की मदद लेती है। रीजन है हमको, क्योंकि गरीब के पास में क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। पढ़ते हैं मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स पॉजेस अ कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस। अरे सरासर नाइंसाफी, ऐसा मत बोलो, इसके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, पहले ही गलत हो गया ये तो, है ना, आगे का तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, बिल्कुल सही है। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस यही, पेरीन्यूक्लियर स्पेस यही चीज करती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म को डिफरेंट रखने का काम करती है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और वो भी सही, मतलब आंसर हमारा होगा सेकंड। आगे चलते हैं। मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, चेक करते हैं। मैंने फिर से बोला है मैच द फॉलोइंग का इस बार एनटीए ने बहुत बढ़िया फायदा दिया है कि अगर आपको एक भी आंसर आता है तो आप पूरे कवर कर सकते हो। कैसे कवर करेंगे, लेंटिसेल्स हम पढ़ते हैं, लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनाती है फेलोजन, हाँ, जिसको हम कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं बाहर की तरफ, और वो लेंस के शेप में बाहर की तरफ कुछ सेल्स पड़ती है जिनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स, और वो सेल्स काम करती है बेटा जी गैस एक्सचेंज में, ठीक है। तो इसका आंसर आई थिंक गैस एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब ए का थर्ड, चेक कर लो कहां पर दिया, ए का थर्ड, ए की में दिया, आंसर फोर्थ होना चाहिए। फिर भी क्रॉस चेक करते, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं,
कॉर्क कैम्बियम को हम बोलते हैं फेलोजन, हाँ फेलोजन बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम को, है ना, एक और नाम होता है उसका। सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, है ना, तो पहले अपन इसको जरा इमेज कर दे, कॉर्क कैम्बियम हमारा फेलोजन हुआ, उसके बाद में सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं फेलोडर्म, और उसके बाद में कॉर्क हमारा होता है सुबेरिन डिपोजिशन, इसको हम फेलम भी बोलते हैं अगर याद करो। तो भाई साहब फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म मिलके बनाते हैं क्या, पेरिडर्म। हाँ गड़बड़ हो गई, हाँ कुछ ऐसा ही बनाते हैं पेरिडर्म। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फेलोजन, फेलोडर्म, और एक हमारे पास में आता है सॉरी कॉर्क। कॉर्क जो होता है वो डेड सेल होती है, सुबेरिन वहां पर डिपॉजिट होता है। आगे चलते हैं, आंसर इसका सीधा सीधा जा रहा है थर्ड। The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any given time में इन सबका अमाउंट, जितने भी एलिमेंट इनका अमाउंट, इनको कहते हैं बेटा स्टैंडिंग स्टेट। पहली बात तो बच्चों ने डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हो अगर गलती करी हो, स्लम स्टेट जिसको हम बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप लगाया हुआ उन्होंने, नहीं हम पढ़ते हैं बेटा स्टैंडिंग क्रॉप तो बायोमास को बोलते हैं। बायोमास, टोटल बायोमास, किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में हर एक ट्रॉफिक लेवल का जो बायोमास हम कवर करते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। और अगर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, मिट्टी के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स किसी गिवन टाइम में, तो वो होती है स्टैंडिंग स्टेट। आंसर इज 4। आगे चलते हैं, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ध्यान से सुनना भाई साहब, पोलन ग्रेन को आपको ट्रांसफर करना है कहां से, एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर आपको क्या करना है, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है। ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट, दोनों जेनेटिकली डिफरेंट हो टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ स्टिग्मा, इसको बोलते हैं भाई साहब क्रॉस पॉलिनेशन। और एनसीईआरटी इसका एक और नाम देती है क्या, जीनोगैमी। जीनोगैमी चेक कर लो कहीं दिख रहा हो तो, आई थिंक आंसर ऑप्शन सेकंड में हमको देखने को मिल रहा है। क्लिस्टोगेमी हमारे होते हैं क्लोज्ड फ्लावर, है ना, जहां पर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जिटोनोगेमी आपको पता ही है ना, सेम प्लांट पोजीशन अलग अलग फ्लावर की। और चेस्मोगेमी आपके ओपन फ्लावर होते हैं, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं, हमको सीधे सीधे आंसर पर जाना है, जीनोगेमी। Which of the following stages of meiosis involve division of centromere? सेंट्रोमियर का डिवीजन हो कहां पर, लेट एस फेज में, और डीएनए रेप्लिकेट एस फेज में होता है। भाई साहब सेंट्रोमियर को डिवाइड करते हो आप कहां पर, एस फेज में, लेकिन हम वो सॉरी सेंट्रोमियर को डिवाइड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर तो इसका पार्ट है, मुझसे भी गड़बड़ हो गई, क्या हुआ है, क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर की बात कर रहे हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में देखने को मिलता है, ये रहा, है ना, वो सेंट्रियोल होता है, सॉरी, तो ये सेंट्रोमियर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सेंट्रोमियर कब डिवाइड होता है, हम पढ़ते हैं मियोसिस, मियोसिस 1 की एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। लेकिन जब हम एनाफेज 2 में जाते हैं बच्चों, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम यहां से सेपरेट हो जाते हैं, मतलब सेंट्रोमियर टूट जाती है, एनाफेज 2 चेक कर लो कहीं पर है क्या, आंसर इज 4th। आगे चलते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, फिर से वही, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बेटा जी, है ना, सीधे सीधे एक चेक करो बाकी आंसर आ जाएगा। क्रिस्टी कहां पढ़ते हैं, सिस्टर न्यू और क्रिस्टी में गड़बड़ मत करना। क्रिस्टी हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर फोल्डिंग जो होती है इनर मेम्ब्रेन की, इन फोल्डिंग्स ऑफ, ओ हो इधर देखो जरा, क्रिस्टी का आंसर हो जाएगा इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। चेक करते हैं, ए का थर्ड कहीं दिया है, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिख रहा है बेटा, फिर भी क्रॉस चेक करते हैं। थाइलेकोइड्स क्या होते हैं, थाइलेकोइड्स होते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम नहीं होते, डिस्क शेप सेक्स इन गोल्जी अपरेटस वो भी नहीं होते, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक इन स्ट्रोमाप्लास्टिड, सही है बिल्कुल, 4th आंसर। सेंट्रोमियर क्या है, हमने बोला प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन किसका है, क्रोमोसोम का। सिस्टर ने क्या है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर किसका, गोल्जी अपरेटस का, आंसर इज 4th। आगे चलो, when the centromere is situated in the middle of the 2 equal arms of chromosomes, the chromosome is referred to as, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन भाई साहब लास्ट में, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, है ना, कुछ याद आया हो तो, मतलब जब इक्वल आर्म्स बने मतलब सेंट्रोमियर सेंटर में, मतलब आंसर हो जाएगा मेटासेंट्रिक। आगे चलो, गैमी कैरेक्टर है बेटा जी, इसको बोलते हैं हम एसेक्सुअल बर्ड, और ये प्रेजेंट होती है मार्केंशिया। अब ये मार्केंशिया किधर आता है, हमको मालूम है ब्रायोफाइट के लीवर वर्ट में मार्केंशिया पढ़ने को मिलता है। मार्केंशिया जो होता है वो लीवर वर्ट में आता है, अभी जस्ट मैंने बोला है, मतलब गेमी का प्रेजेंट होना वो कैरेक्टर है सम लीवर वर्ट्स का। मोसेस में नहीं होता है, टेरिडोफाइट्स में नहीं होता है, हर कैटेगरी, जिम्नोस्पर्म में भी नहीं होता है, आंसर इज 1। आगे चलते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में हमको मैच करना है, चलो करते हैं।
कोहेजन, एडिशन, सरफेस टेंशन एंड गटेशन। गटेशन सब बच्चों को पता होता है, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। चलो चेक करते हैं, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, बिल्कुल सही, मतलब आंसर डी का 3 होना चाहिए। पहले मैम बोल चुकी है, नेक्स्ट द फॉलोइंग बच्चों वाली दी है, डी का 3, मतलब ये दो तो कट जाएंगे, ठीक है। डी का 3 हमारे पास अभी 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब इन 2 ऑप्शन में से अभी दिल है कि मानता नहीं, और चेक करना पड़ेगा। कोहेजन हमको मालूम है किसके बीच में अट्रैक्शन, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। एडिशन मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। कोहेजन मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 दोनों में दिया है, इसलिए और चेक करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, थोड़ी सी किस्मत खराब हो गई, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं, हमको आता है। एडिशन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेस, बिल्कुल सही है, 4th आना चाहिए। सरफेस टेंशन भाई साहब, मोर अट्रैक्शन होता है लिक्विड फेज में, इसीलिए प्लांट में जो वाटर सप्लाई होता है वो लिक्विड फेज में होता है, ना कि सॉलिड में, ना ही गैसेस में, ठीक है। आंसर इसका आई थिंक होना चाहिए एडिशन का 4th, एडिशन का 4th मतलब बी का 4th, आंसर इज सेकंड बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, द साइट ऑफ, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है ना, आई थिंक पिछले 3-4 सालों में पेपर बहुत इजी आ रहा है, तो आई थिंक ये सेकंड लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियोडिज्म, आप इसको पढ़ते हो फोटो पीरियोडिज्म में, कहां पर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में। क्लाइन सीधा सीधा दिए उन्होंने बोला है कि लाइट को जो कैप्चर किया जाता है सबसे पहले वो किसके थ्रू किया जाता है, फोटो पीरियड में, जो बार बार आप बोलते हैं ना कि प्लांट को पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड में ही लाइट देनी चाहिए, है ना, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स, वहां पर सीधी सीधी लाइन है कि प्लांट के अंदर जो साइट होती है जो लाइट को कैप्चर करती है पहली बार, वो होती है लीफ। आंसर इसका होगा बेटा फर्स्ट, बाकी कुछ भी नहीं है ना, टेंशन नहीं लेने का है। द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड इन अ फील्ड इज, अगर आपको याद हो तो ऑक्सिन नाम की एक बला है, ऑक्सिन नाम की एक बला होती है, उसके अंदर हम बात करते हैं, ऑक्सिन का यूज किया जाता है। ये 2 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड होती है, ऑक्सिन नाम की बला नहीं होती भाई साहब, बहुत काम की चीज है, हार्मोन कहते हैं इसको, हाँ, कौन से हार्मोन, प्लांट हार्मोन, और इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, भाई साहब नेचुरल जो होती है वो, और एक होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल एनसीईआरटी 2-3 एग्जांपल देती है बच्चों, एक होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और एक होता है 2,4-डाइक्लोरो 2,4-D भाई साहब रुको, 2,4-D है ना, 2,4-डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है ना, तो जो हमारे पास में 2,4-D होता है बेटा, इसको डाइकोट वीड को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है खेतों में, ये एक ऑक्सिन है, वीड है ना, तो इसका आंसर होगा क्या, 4th वाला 2,4-D। एनसीईआरटी में इसकी सीधी सीधी लाइन दी है, आप जाके इसको चेक कर सकते हो। Which of the following algae produce carrageen? carrageen जो होता है बेटा, हाइड्रोकोलोइड फाइकोकोलोइड पढ़े हैं हमने, कहां पर, प्लांट किंगडम में, एल्गी से मिलता है, एल्गी का नाम है कैरागीन, है ना, रेड जैसा वर्ड आता है, तो ये हमको मिलता है कैरागीन, एक एल्जिन मिलता है ब्राउन एल्गी से और कैरागीन मिलता है रेड एल्गी से, आंसर इज 4th। आगे देखते हैं, which of the following are not secondary metabolites in plant? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन नहीं है प्लांट में, रबर और गम्स तो पॉलीमोरिक सब्सटेंस है जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ये क्या पूछ रहा है, नोट सेकेंडरी, नोट पूछा है। मॉर्फिन और कोडिन भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। अमीनो एसिड भाई साहब पहला ही मेटाबोलाइट है, और ग्लूकोज तो सबसे पहले चाहिए, क्योंकि खाने में, रेस्पिरेशन में सबसे पहले कौन टूटता है, ग्लूकोज, तो ये हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है। आंसर अभी तक ये है। विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन भी नहीं होगा, ये भी हमको मालूम है कि ये भी हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3rd। आगे चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, लड़ाई चल रही है भाई साहब, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन चल रहा है, कहां पर, नेचर में। Which mechanism the competing species might have evolved for their survival? जब चाहते हैं 2 डिफरेंट स्पीशीज चाहती है कि हम दोनों सर्वाइव करें, तो क्या करें, लड़ाई करें, एक प्रेडेटर बन जाए और एक दूसरे को मार डाले, दूसरी वाली स्पीशीज सोचे कि भाई साहब मैं बेचारी गरीब, मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, समझदारी से काम लेना होगा। क्या करना होगा, हमारे रिसोर्स को पार्टीशन करना होगा, या जो हमारी फूड एफिशिएंसी है उसको कंट्रोल करना होगा, या फिर टाइमिंग चेंज करनी होगी। लड़ाई नहीं होगी भाई साहब इसमें। मैक आर्थर का एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो, जब हम पढ़ते हैं क्या पॉपुलेशन इंटरेक्शन, वहां मैक आर्थर का एक्सपेरिमेंट यही कहता है कि भाई साहब आप क्या कर लो, रिसोर्स पार्टीशन कर लो, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और दोनों स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगी। आगे चलते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, चलो चेक करते हैं, फिर से वही सीन है ना, सिंपल सा करते हैं। सेल्स विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, भाई साहब जिंदगी भर डिवाइड करने का ठेका एक ही ने ले रखा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने, आंसर ए का सेकंड, एक ही में दे रखा है, आंसर 2 होना चाहिए, फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। टिश्यू हैविंग फील सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो जिनकी फंक्शन सब चीजें सिमिलर होती है, सिंपल टिश्यू, ठीक है। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, कहां पर देखने को मिलती है हमको, वो देखने को मिलती है वैस्कुलर टिश्यू में, है ना, जहां पर हम अलग अलग टाइप की सेल्स पढ़ते हैं। उसके बाद में डेड सेल्स विथ हाईली थिकन्ड सेल वॉल,
नैरो ल्यूमेन स्क्लेरोइड्स कहां पर पड़ते हैं, स्क्लेरेनकाइमा का टाइप, इसलिए आंसर इसका आई थिंक यही होना चाहिए सेकंड। मतलब इसमें सारे ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो मैच कर जाएंगे। आगे देखते हैं, A typical angiosperm embryo sac at maturity, एम्ब्रियो सेक के हालचाल क्या रहते हैं भाई साहब, याद करो, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, बड़की सेल जिसको एग सेल बोलते हैं, 2 छुटके यहाँ पर, पोलर न्यूक्लियाई और ये सेंट्रल सेल, मतलब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमको देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म में, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, आंसर इज सेकंड, चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं, Which of the following algae contains mannitol? Mannitol, डेटॉल नहीं है, mannitol and laminary, कौन? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के एग्जांपल होते हैं बेटा LED SKF, ये क्या बोल दिए मैम, LED भाई साहब हमारी ट्रिक थी, LED SKF, L से लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, सरगासम, कैल्प एंड फ्यूकस, आंसर सीधा आ रहा है एक्टोकार्पस। यूलोथ्रिक्स नहीं होगा, ये ग्रीन एल्गी में आता है, और मैनिटोल जो है वो ब्राउन एल्गी का फूड स्टोर है ना, स्टोर फूड मटेरियल है। ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, वर्लवॉक्स आपकी ग्रीन एल्गी, इसलिए आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे चलते, जनरल लाइक सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया, ये दोनों भाई साहब सिलेजिनेला और सेल्विनिया दोनों बड़े फेमस हो गए थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भाई साहब। इनके अंदर आपको पहली बार 2 टाइप के स्पोर देखने को मिले, हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिली, 2 काइंड्स ऑफ स्पोर, सच प्लांट्स आर नोन एज हेटेरोस्पोरस, आंसर इज 1। बाकी तो ऑप्शन है ही नहीं, हेटेरोसोरस तो है ही नहीं, होमोस्पोरस होगा नहीं, होमोसोरस होगा नहीं, आंसर इज हेटेरोस्पोरस। आगे चलते हैं, म्यूटेशन इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन है, म्यूटेशन करवाना चाहते हो एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस जो कि हमारी भिंडी होती है ना, उसमें नहीं, मूंग बीन में हमने करवाया था, मूंग बीन में, ठीक है, तो उनमें हम क्या करवा सकते हैं, गामा रेज डाल दो बेटा, एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, ब्रैकेट के अंदर गामा रेज लिख के दिया उन्होंने, है जगह भी पता है बेटा, हाँ। तो ऐसा है कि म्यूटेशन में केवल बस एक ही रेस का नाम लिया, गामा रेस के थ्रू आप प्लांट के अंदर म्यूटेशन करवा सकते हो। आपको भी हर चीज याद आ रही होगी, यार ये मैंने यहाँ पढ़ा था, ये मैंने यहाँ पढ़ा था। अमेंसेलिज्म और कमेंसेलिज्म, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, है ना, तो भाई साहब एक स्पीशीज को तो नुकसान होगा और दूसरी स्पीशीज न्यूट्रल रहेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पैदा है, तो मतलब एक माइनस और एक नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल। तो ये देख लो जरा, सिंबल कहीं दिख रहा है आपको, स्पीशीज एक तो नेगेटिव और एक जो रहेगी वो न्यूट्रल। आगे चलते हैं, select the correct pair, loose parenchyma cells rupturing the epidermis and forming a lens shaped opening is bark, in bark spongy parenchyma कहते हैं ना। अपने को करेक्ट पेयर ढूंढना है, ढंग से पढ़ना क्वेश्चन, अभी होल्ड कर दो, है ना, ये मेरे को गलत लग रहा है, ठीक है। लार्ज कलरलेस इन एम्प्टी सेल्स इज द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स, सब्सिडियरी नहीं, बुलीफॉर्म सेल्स होती है वो, गलत। इन डाइकोट लीव्स वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल, इसको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, नहीं बेटा बंडल शीथ सेल, ये भी गलत हो रहा है। सेल ऑफ मेडुलरी रेस दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एग्जैक्ट, ये बिल्कुल सही है। जब हम कैम्बियम रिंग को एक्टिव करते हैं वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, तो यहाँ की मेडुलरी रेस एक्टिव हो जाती है, तो ये बेटा यहाँ पर एक रिंग को फॉर्म करती है ऐसे, और जो पहले से रहती है वो तो इंट्रा है ही, और बाद में जो आती है वो इंटर, इसीलिए आंसर इज 4th। आगे चलते हैं, in the exponential growth equation nt is equal to L naught e to the power RT, e represent, e यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नेचुरल लॉगरिथम, सीधा क्वेश्चन आया है बेटा, इसको भी आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से जाके देख सकते हो, वहां पर आपको क्लियर पता चलेगा। इसको हम बोलते हैं बेस है ना, ये लॉगरिथम बेस, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम बेस, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, which of the following statements is incorrect, गलत पूछा है हमसे, गलत। इस बार मुझे बहुत तसल्ली हुई, एनटी वालों ने बहुत सही किया, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट उन्होंने अपने को दे दिया किधर से, बेचारे गरीब, फोटोसिंथेसिस से, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2, गलत बात बोल रहा है, गलत बात नहीं बोलने का है, गलत पूछा क्या है, इनकरेक्ट ही पूछा है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2, बिल्कुल गलत बात है। बोथ ATP and NADPH H+R synthesized during non cyclic photophosphorilation, है ना, नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान क्या बनता है, ATP और NADPH2 दोनों बनता है, बिल्कुल सही बात है ना। थर्ड ऑप्शन हमारा बोल रहा है क्या, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है, स्ट्रोमा लेमेले हैव, ये तो सही है भाई साहब, क्या कि ATP और NADPH दोनों बनते हैं नॉन साइक्लिक के दौरान। स्ट्रोमा लेमेले हैव PS1 ओनली एंड लेक NADP रिडक्टेज, ये भी बिल्कुल सही बात है। स्ट्रोमा लेमेले जो 2 अलग अलग सिक्के के ढेर के बीच में मिलती है। ग्रेना लेमेले हैव बोथ PS1 एंड PS2, बिल्कुल सही बात है, मतलब गलत एक ही दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, आंसर इज फर्स्ट।
है ना, ये तो सही है ना, इसको हटा देते जरा कंफ्यूजन ना हो आपको। तो आंसर इज फर्स्ट, मतलब इनकरेक्ट पूछा, ये वाला इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, गलत गलत नहीं पूछा है, सही सही पूछा है। क्या, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड शीथ सेल। हद ही मचा रहा है, हद ही मचा रहा है भाई साहब, है ना, उनको तो हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली सेल्स को क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट, है ना, ये नहीं होती है। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी, सेल्स में साइटोप्लाज्म के फ्यूजन, सॉरी न्यूक्लियस का फ्यूजन कहलाता है कैरियोगेमी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, करेक्ट करेक्ट पूछा है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ये सही है ना, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, लिविंग प्लांट पर डिपेंड करने वाला सेप्रोफाइट कब से हो गया, डेड एंड डिके पर डिपेंड जो करता है वो सेप्रोफाइट होता है ना। तो ये भाई साहब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा हमारा थर्ड वाला। आगे देखते हैं, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करते हैं। नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास ये दोनों करते हैं क्या, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट, नाइट्राइट में कन्वर्ट। चलो देखते हैं, इनमें से जो पता है तुमको, राइजोबियम को तुम जानते हो, थायोबैसिलस को जानते हो, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस में तुम गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए इन दोनों को छोड़ के स्टार्ट करो बी और सी से। थायोबैसिलस बेटा डीनाइट्रिफिकेशन में काम आता है ना, थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब आई थिंक सी का 1 होना चाहिए, सी का 1 एक ही जगह दे रखा है, आंसर इज 1 ए। चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। अब राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम जो होता है हमारा बेटा वो तो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकता है। चलो चेक करते हैं जरा, बी का 4th कहीं दिया है क्या, सॉरी गड़बड़ कर दी है ना, वापस से चेक करते हैं हम क्या कि थायोबैसिलस जो होता है वो डीनाइट्रिफिकेशन में काम करता है, बिल्कुल सही है, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन करता है। बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, अपन यहीं से देखते हैं क्या होना चाहिए सही इसका आंसर, है ना। मैंने वैसे करेक्शन किया है, थोड़ी बहुत यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, गलती से मिस्टेक हो जाती है, हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हमको आंसर इसके पता है, हम चेक करते हैं फिर से। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर का मैंने बोला थोड़ा सा स्किप कर दो, है ना, इन दोनों को स्किप करते हैं। थायोबैसिलस तो हमको पता है कि डिनाइट्रिफिकेशन करवाता है, चेक करते हैं जरा, सी का आंसर होना चाहिए 1, सी का आंसर होना चाहिए 1, मैंने यहाँ पर लिखा है सी का 1, ये देखो जरा, ठीक है, बाकी इसमें 2 लिखा है, इसमें 3rd, इसमें 4th, सी का 1 मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, अब चेंज हो गया थोड़ा सा आंसर हमारा, ठीक है। फिर भी क्रॉस चेक करते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर को जानते हो, मैंने पहले बता दिया, नाइट्रोकोकस को आप लोग जानते हो, ये क्या करवाता है, ये करवाता है बेटा नाइट्रेट बनाता है नाइट्राइट से ना, तो यहाँ पर आंसर आपको होना चाहिए इसका नाइट्रोकोकस का कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट, है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर ए का 3rd, ए का हमारा होना चाहिए 3rd, लेकिन गड़बड़ हो रही है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोकोकस बोला है। चेक करते हैं हम जरा, हम बनाते हैं पहले अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट, है ना, तो इसमें ऑप्शन आते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। तो बेटा जी जरा देख लेते हैं वापस से, कोई दिक्कत नहीं है, क्या गड़बड़ हो रही है देख लेते हैं, इसको तो खत्म करते हैं। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस में गड़बड़ हो रही है, अमोनिया से नाइट्राइट बनाते हैं और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाते हैं। शुरुआत में 2 बैक्टीरिया दिया एनसीईआरटी में, बाद में 1 बैक्टीरिया दिया। पहला वाला जो बैक्टीरिया होता है वो होता है नाइट्रोकोकस, वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, सॉरी अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट में। ऐसा कहीं दिख रहा है जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोकोकस रहता है वो, नाइट्रोकोकस अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोकोकस अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। ये क्यों जबरदस्ती आ रहा है, इसको हटाते हैं, थायोबैसिलस का डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोकोकस करता है अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्जन, तो हमारा आंसर होना चाहिए इसका 2nd, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा एक ये हो गया, मतलब आंसर ए का जाना चाहिए 2nd, ए का 2nd, हाँ यही लग रहा है, ए का 2nd, इसके अलावा ये 4th है, ये 1st है और ये 3rd है। फिर हमारा आता है अगला वाला कौन सा, राइजोबियम को तो तुम जानते ही हो, रूट नोड्यूल बनाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। भाई साहब राइजोबियम जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, सीधा सीधा बिना किसी से डरे, तो कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, इसका आंसर बी का 4th। और लास्ट बचा नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस आता है आपका नाइट्राइट से नाइट्रेट कन्वर्ट करने के लिए, आंसर हो जाएगा आपका कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ये होती है फाइनल, इसका आंसर हो जाएगा इसका क्या, बी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, गलत पूछ रहा है, फिर से गलत बात कर रहा है क्या,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात है। आपसे ये पूछ रहा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ढूंढेंगे नीचे आगे चल के, ये तो बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, बिल्कुल सही बात है, लास्ट में ईटीएस साइकिल में ऑक्सीजन लगती है, ठीक है, तो ये लिमिटेड होता है, ये भी सही है। इन ईटीसी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 गिव्स राइज टू 2 ATP, अरे पगला गए हो का, यहाँ पर आएगा 3 ATP molecules and 1 FADH2 gives rise to 2 ATP, ये भी पगला गए हो का, यहाँ भी आना चाहिए 2 ATP आंसर, ये मेरे को इसका ऑप्शन ये गलत लग रहा है, गलत है भाई साहब, गलत है। ATP is synthesized through complex number, फिफ्थ बिल्कुल सही बात है, इसलिए आंसर आपसे इनकरेक्ट पूछा, आंसर इज 3। आगे चलो, in some members of which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months, महीने भर तक किनके पोलन ग्रेन जिंदा रह सकते हैं भाई सब? 3 फैमिली आती है वैसे, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। सोलेनेसी है, पोएसी नहीं होता है, पोएसी नहीं होता है, पोएसी नहीं होता है भाई सब, नहीं होता है, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th की बुक का 2nd चैप्टर। आगे चलो, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। आहा, मॉर्फोलॉजी जो कि जान लेती है कहां पर, जान ले लेती है कहां पर, जब फैमिली पढ़ते हैं, और वो भी फ्लोरल फॉर्मूला में, है ना। तो कुछ भी मत करो, अगर आपको ये याद है गायनोशियम सुपीरियर, सॉरी सुपीरियर गायनोशियम है ये, और कंडीशन वही अपन पेरिगाइनस हाइपोगाइनस वाली बात करते हैं, हाइपोगाइनस, और 1 2 3 से अगर आपको याद हो तो स्टार्ट करते हैं हम 3 से। लिलियसी सबसे लास्ट में आती है, वहां पर गायनोशियम का नंबर होता है क्या? गायनोशियम का बेटा जी वहां पर नंबर होता है 3, गायनोशियम का नंबर होता है वहां पर 3, और लिलियसी फैमिली का कैरेक्टर होता है, मतलब इसमें आ जाएगा कंडीशन। अगर आप चेक करोगे गायनोशियम से स्टार्ट करो, बहुत सिंपल सिंपल है। अगर देखिए हम सी का आंसर 2nd आना चाहिए, सी का आंसर 2nd यहाँ पर दिया है, चेक कर लो जरा, सी का 2nd आंसर, यहाँ पर आंसर ये आ जाना चाहिए। फिर भी हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे। परसेंटेज और प्लस वाले सिंबल, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन जो की होती है, ये पहली वाली जो है आपकी एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, पेरिएंथ और एंड्रोशियम अटैच्ड है, ये सब चीजें अगर आपको याद है तो आप एक एक करके मैच कर सकते हो। चलो फिर भी दिले की मानता नहीं, क्रॉस चेक करेंगे। गायनोशियम 1 किसमें दे रखी है, चेक सोचो जल्दी से, फेबियसी फैमिली सबसे पहले दी है, और उसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है, मतलब इसका आंसर होना चाहिए A का 3, A का 3, A का 3, ये दे रखा है इसमें और कहीं भी नहीं है। फिर बचे हुए तो ऑब्वियसली वही होंगे। बी का आंसर क्या होना चाहिए, 4, बी का आंसर 4, मतलब गायनोशियम 2 ये देखने को मिलता है सोलेनेसी फैमिली में। यहाँ पर ये याद करो, अगर एनसीईआरटी में आप चेक करोगे मॉर्फोलॉजी में, जहां उन्होंने सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां पर एक फोटो बना रखा है किसका, ब्रेसिकेसी फैमिली का, मस्टर्ड का, उसके अंदर यही दे रखा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेसिकेसी। तो मैच द फॉलोइंग में आप चेक कर सकते हैं, आंसर आपका हो जाएगा क्या, आंसर इज 2nd। आगे देखो, मैच द फॉलोइंग, है ना, वापस से मैच द फॉलोइंग। प्रोटीन क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ, है ना, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के बीच में, ये हो गया। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भाई साहब क्या होते हैं, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो। देन न्यूक्लिक एसिड में हमको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से पॉलीसैकेराइड बनता है। आंसर जरा चेक करते हैं, ए का 4th, बी का 1, बी का 1, ए का 4th 2 जगह था, तो ये दोनों तो पहले कट गए, है ना, 2 जगह था। बी का 1, न्यूक्लिक एसिड, सी का 2, और पॉलीसैकेराइड डी का 3, आंसर इज 2nd। आगे चलो, मैच लिस्ट विथ 1 विथ लिस्ट 2, मजे आ गए इस बार तो बेटा, बहुत सही है पेपर। इस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, किसका भाई साहब, डीएनए का, बुरा मान जाएगा, इस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है। G2 फेज क्विसेंट फेज, और G1 फेज को आप जानते हो, क्विसेंट तो आराम फरमाना जानती है भाई साहब, इनएक्टिव फेज होती है, मतलब आंसर सी का 2 होना चाहिए। 2 तो पता चल गए, फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए का आंसर 4, ए का आंसर 4, और सी का आंसर 2, सी का आंसर 2, मतलब आंसर इज 3। चेक कर लेते हैं फिर भी, G2 फेज में क्या होता है और G1 फेज में क्या होता है। G2 फेज में होता है बेटा जी, क्या गड़बड़ कर दी, एक बार फिर से चेक करते हैं, हाँ गड़बड़ हो गई, कोई नहीं, फिर से चेक करते हैं। G2 सॉरी एस फेज से अपन स्टार्ट करते हैं। एस फेज डीएनए एप्लीकेशन करवाता है, आंसर 4, अच्छा मैंने टिक गलत लगा दिया, आंसर 4 है ना। एस फेज जो होता है वो डीएनए एप्लीकेशन करवाता है, इसका आंसर 4, मतलब ए का 4, गड़बड़ कहाँ, यही तो सही है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए का 4 इधर खिसक जा भाई, गड़बड़ यूं हो रही है, ये थोड़े से इधर आ गए हैं, अपनी जगह छोड़कर भाग आए हैं इधर से उधर, मतलब ए का 4, ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ए का 4 ये दे रखा है, देन क्विसेंट सेंटर सी का इनएक्टिव फेज 2,
सी का 2, है ना, तो ये हो सकता है अभी आपके पास में ऑप्शन में। फिर बी कहाँ गया, G2 फेज, बी का क्या होना चाहिए बच्चों, बी का आंसर होना चाहिए प्रोटीनेशियस, सॉरी G2 फेज में क्या होता है बेटा, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड लास्ट में, है ना। और G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज क्या होता है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये इसका हो सकता है, मतलब डी का थर्ड यही पढ़ दिया, आंसर इस फोर्थ होना चाहिए, ठीक है, चेक कर सकते हैं आराम से इसको। विच स्टेजेस ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, कियाजमेटा की बैंड कहाँ बच जाती है, जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखता है वो कहाँ पर टूट जाता है, यहाँ से टर्मिनलाइजेशन शुरू होती है पड़ोसी वाले क्रोमोसोम के साथ में, है ना, ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है ऐसा कुछ कुछ, ये पूरी जिप अनजिपिंग कब हो जाती है, तो वो हो जाती है डायकाइनेसिस में, है ना। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 का लास्ट वाला स्टेज जिसको बोलते हैं डायकाइनेसिस, उसमें टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 चेक करते हैं। इसमें से सबसे सिंपल आपको पता है दूध और दही, दही के अंदर मिलने वाला लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो लैक्टिक एसिड बनाता है ना, तो लैक्टोबैसिलस को तुम जानते हो वो लैक्टिक एसिड बनाता है ना, वो लैक्टिक एसिड बनाता है भाई साहब, तो इसका आंसर मैच द फॉलोइंग है, तो हम चेक कर सकते हैं क्या होना चाहिए, है ना, देखते हैं जरा क्या होना चाहिए इसका आंसर, तो हम आंसर जरा टिक कर ले, क्या होना चाहिए हमारे आंसर, लैक्टोबैसिलस का आंसर हमको पता है लैक्टिक एसिड, मतलब भाई साहब डी का आंसर 2, डी का आंसर 2 कहीं पर दिया है, बिल्कुल दिया है, कहां पर, सेकंड ऑप्शन में, आंसर इसका आई थिंक सेकंड होना चाहिए, पर हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे। एस्परजिलस नाइगर, आप एस्परजिलस नाइगर आपको किससे, एस्परजिलस नाइगर से आपको क्या मिलता है, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर से हमको मिलता है सिट्रिक एसिड, आंसर इज 3 होना चाहिए इसका, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटी से हमको एसिटिक एसिड मिलता है, बी का आंसर 1 होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से हमको मिलता है ब्यूटारिक एसिड, नाम में ही राज छुपा हुआ है भाई साहब, तो आंसर इसका सब सामने है आपके, आंसर इसका ए का आंसर 3, बी का आंसर 1 एंड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम सी का आंसर 4th और लास्ट वाले का तो सेकंड है ही, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आगे आओ, Which one of the following belongs to the family Mucidae? Mucidae, A सफिक्स लगा है, एनिमल के लिए लगता है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन टेबल में से पूछ लिया है, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका की फैमिली होती है Mucidae। आगे चलो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर क्या है, ड्रग्स रिसीन होता है, ऐसा कब बोल दिया, कौन बोल दिया, ड्रग्स रिसीन होता है, कोई नहीं, जो आते हैं वो टिक करते हैं। अपन से इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है भाई साहब, इनकरेक्ट पूछा है तो पहला वाला ऑप्शन फिर से चेक करेंगे, ड्रग्स रिसीन होता है, नहीं, ड्रग्स रिसीन नहीं होता, नहीं ड्रग्स रिसीन नहीं होता, विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन होता है, ड्रग्स तो रिसीन नहीं होता, मतलब मुझे तो ये इनकरेक्ट लग रहा है। अल्कलॉइड कोडिन होता है, मॉर्फिन एंड कोडिन बिल्कुल सही है, टॉक्सिन एब्रिन एंड रिसीन होता है, बिल्कुल सही है, और लेंटिसेल्स कॉन्केवेलिन ए होता है, बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर जाना चाहिए फर्स्ट वाला, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। The organelle that are included in the endomembrane system, चार चाहिए हमको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल, चेक कर लो कहां दिए, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता भाई साहब, पाप कर दिया, लाइसोसोम नहीं, है ना, उसके बाद में लाइसोसोम होता है, पर अभी यहाँ पे इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ वाला ऑप्शन ये पहला वाला गलत हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही है, माइटोकॉन्ड्रिया फिर से दे दिया गलत हो गया, राइबोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम सही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल पूरी बात सही है, गोल्जी apparatus कॉम्प्लेक्स सही है, माइटोकॉन्ड्रिया फिर से दे दिया, पाप कर दिया, इसलिए आंसर इज थर्ड। The centriole undergoes duplication during S phase, late S phase में centriole डबल हो जाता है ना, सेंट्रोमियर वो मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी सी ना, शुरुआत में सेंट्रोमियर सेंट्रियोल है ना, तो कुछ नहीं, सेम चीज है, सेंट्रोमियर जो होता है वो सेम चीज नहीं, अलग अलग चीज है, सेंट्रोमियर जो होता है वो क्रोमोसोम का फर्स्ट कॉन्स्ट्रक्शन होता है, और सेंट्रियोल जो होता है वो खुद को डुप्लीकेट कब करता है, इस फेज में करता है, अलग ऑर्गेनल होता है, ये सेल ऑर्गेनल होता है। आगे देखते हैं, मैच लिस्ट 1 लिस्ट विद लिस्ट 2, चलो फिर लास्ट क्वेश्चन बचा आई थिंक, तो जरा लास्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, एलेंस रूल, एलेंस रूल क्या कहता है भाई साहब, हाथ पैर छोटे कर लो, आप कहां पर, जब आप ठंडे एरिया में चले जाओ, पोलर एरिया में, ठीक है, तो इसकी वजह से हीट लॉस कम होगा, तो एलन रूल का आंसर हो जाता है पोलर सील, यही करती है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होता है कंगारू में, बेटा इसमें कॉन्सेंट्रेट यूरिन पास होता है, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस करता है अपनी बॉडी के अंदर, तो इसका आंसर 1 होना चाहिए। बिहेवियरल अडेप्टेशन किसमें देखने को मिलता है, बिहेवियर कौन चेंज करता है, हमारी जो डेजर्ट लिजार्ड होती है वो, है ना, जब उसको
सन बाथ लेनी होती है तो वो छांव से धूप में, धूप से छांव में, है ना, छांव धूप करती रहती है, तो वो बिहेवियर चेंज करती है अपना। बायोकेमिकल एडेप्टेशन बेटा मराइन फिश में आपको देखने को मिलता है जो कि डेप्थ में रहती है। आंसर चेक करते हैं। ए का आंसर हमारे पास में आ जाएगा पोलर सील, मतलब 4, ए का 4 सब में दे रखा है, कतई ना इंसाफी हो गई। चलो आगे चेक करते बेटा। बी का आंसर 1, एक में दे रखा है। सी का आंसर 2 इसमें दे रखा है, ठीक है, और मतलब फोर्थ वाले में, अभी तक फोर्थ पे जा रहे हैं सही हम। और लास्ट कौन सा दिया है बायोकेमिकल एडेप्टेशन का? 3rd, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4th। तो भाई साहब ये था हमारा नीट 2021 का पेपर डिस्कशन, बॉटनी सिलेबस का, बॉटनी जो हमारा पार्ट था उसका। बहुत मजे वाला पेपर था, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स जैसी तो कोई चीज थी नहीं, मैच द फॉलोइंग वाली चीज थी, 1 वर्ड वाली चीज थी, और बच्चों वाला पेपर था, है ना। तो आई होप आप लोगों के पूरे क्वेश्चन सही हो, है ना। 45 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते थे, बहुत सिंपल पेपर था, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं था, सिलेबस का था पूरा। तो बेटा ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।